Scene one, shot one, take one. नमस्कार, मेरा नाम है अमी शिवराम और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। हर हफ्ते मैं आपके सामने लेकर आती हूँ फाइनेंस वाणी का एक नया एपिसोड। फाइनेंस वाणी में हम हर हफ्ते देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के जरिए स्टॉक मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेंगे और न्यूमरोलॉजी के जरिए हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेंगे और कौन कौन से नंबर्स वाले मार्केट में मुनाफा कमा पाएंगे और कौन से नंबर्स वालों को मार्केट से थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी है। कमोडिटी मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट एंड इंडस्ट्रीज टू अवॉइड, इन सब के बाद हम देख लेते हैं आपके सवाल और मेरे जवाब। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन के आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी साइंस के लिए स्टॉक मार्केट की 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि आप इस प्रेडिक्शन को एज अ गाइडेंस ले सकते हैं और आपकी सूझबूझ, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ इसको क्लब करके आप स्टॉक मार्केट में खेल सकते हैं। इससे आपको फायदा जरूर होगा। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स के जरिए कि सेंसेक्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। सेंसेक्स की अगले हफ्ते की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, देन स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ नजर आ सकता है। स्टार्ट ऑफ द वीक यानी मंडे के दिन आपको सेंसेक्स में कुछ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। मार्केट थोड़ा सा स्टैग्नेंट रहेगा, खिंचा खिंचा रहेगा और ट्रेड्स की जो वॉल्यूम्स है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। ट्यूसडे मार्केट थोड़ा सा एक गिविंग पोजीशन में आ जाएगा और ट्यूसडे आपको काफी बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स कमाने के मौके मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज और नई अपॉर्चुनिटीज खुलने के बहुत ज्यादा या बहुत अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। वेनेसडे मार्केट कंप्लीट कंट्रोल में रहेगा और आपको प्रॉफिट के मौके तो मिलेंगे, ट्रेड्स के मौके तो मिलेंगे, लेकिन वो एक दायरे में मिलेंगे। कुछ अनयूजुअल मार्केट में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ न्यूज बेस्ड चीजें भी हो सकती है, लेकिन उस पे मार्केट का कोई रिएक्शन नहीं होगा और मार्केट काफी कैलकुलेशंस के हिसाब से या फिर एंटिसिपेशंस के हिसाब से चलता हुआ नजर आ सकता है। थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट काफी नेगेटिव जाने की पूरी संभावनाएं हैं। थर्सडे का जो मार्केट है वो काफी हद तक आपको ऐसी पोजीशन में डाल देगा कि अब मैं आगे क्या करूं। आपकी सोच, आपके कैलकुलेशंस और आपके एस्टिमेट्स धरे के धरे रह सकते हैं और मार्केट काफी ही विपरीत सिचुएशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। थर्सडे के दिन और फ्राइडे के फर्स्ट हाफ में मार्केट क्रैश होने की भी गुंजाइश दिख रही है। फ्राइडे सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा संभल जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट एक सपोर्ट की तरफ ही नजर आएगा। आई डोंट सी द मार्केट टू बी रियली स्ट्रॉन्ग ऑन दीज 2 days। ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो मार्केट स्टार्ट्स with a very strong and positive note, and by the end of the week the market goes on a weaker side। अब देख लेते हैं कि निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। निफ्टी भी अगले हफ्ते काफी नेगेटिव जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है एंड ज्यादातर जो ट्रेड्स है, इफ यू आर इन अ बाइंग पोजीशन, कैन गो फ्लैट ऑन योर फेस। तो प्लीज निफ्टी में थोड़ा संभाल के चलिएगा, बिकॉज निफ्टी आपको सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है। निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं दिखेंगे, निफ्टी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज या ज्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को नहीं मिलेगी और अगर वॉलेटिलिटी आती भी है तो वो टुवर्ड्स द नेगेटिव जोन आ रही है। रिवर्स ट्रेड्स की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि उसमें भी मुंह की खाने के पूरे चांसेस है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगले हफ्ते काफी स्टेबल नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में काफी हद तक एक बैलेंसिंग एक्ट देखने को मिलेगा, यानी कुछ अकाउंट्स या कुछ स्टॉक्स जो नीचे जाएंगे उसी के प्रोपोर्शनेटली कुछ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और इसीलिए जो बैंक निफ्टी है वो काफी एक स्टैग्नेंट स्टेबल पोजीशन पे बैलेंस नजर आएगा। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा नेगेटिव है, तो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड से थोड़ा बच के रहना चाहिए। इसमें नुकसान की भी गुंजाइश है और आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स या आपको जो एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल द बैंकिंग सेक्टर लुक्स स्टेबल बट नॉट सो पॉजिटिव।
चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। ग्लोबल मार्केट्स का हमारे मार्केट्स पे कुछ ना कुछ असर होता ही है। इस हफ्ते ये असर थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में चीजें काफी पॉजिटिव चलती हुई हो सकती है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ द मार्केट द ग्लोबल मार्केट्स आर गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एशियन और इंडियन मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड के लिए भी ये हफ्ता अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा दूर रहिएगा इन सब ट्रेड से। फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको नुकसान होने की पूरी गुंजाइश है। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसी न्यूज या कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस हो सकती है तो हमारे मार्केट्स के लिए थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। ये जो पूरी चहल पहल है वो होगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक और तब हमारे मार्केट्स पे उसका असर नजर आएगा। अब देख लेते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो अगले हफ्ते काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, या वो कौन से सेक्टर्स है जिन्हें हमें देखना चाहिए। एक बार फिर द शिपिंग और द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंपनीज और सेक्टर्स आर गोइंग टू डू वेरी वेल नेक्स्ट वीक। द इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू प्रोडक्शन ऑफ सम मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर आर्म्स एंड एम्युनिशंस वो भी काफी अच्छे से परफॉर्म करती नजर आ रही है। एंड थर्डली द मेडिकल सेक्टर और द फार्मा सेक्टर आर गोइंग टू डू प्रिटी वेल। The medical or the pharma sector are going to do relatively less good, but the first two sectors are going to go very well in the week to come. इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, द इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू हैंडमेड प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स आर नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल नेक्स्ट वीक। ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेट करती है या उस चीज से रिलेटेड कोई बिजनेस करती है वो भी अगले हफ्ते इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एंड लास्टली द इंडस्ट्रीज दैट आर मोर देन 20 ईयर ओल्ड, यानी जो काफी सालों से इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं या स्टॉक मार्केट में है, उनके लिए अगला हफ्ता इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। नाउ दिस इज वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और अ सेक्टर दैट इज वेरी वास्ट, बट दैट इज व्हाट इज कमिंग ऑन द कार्ड्स दिस वीक। तो ये जो इंडस्ट्री या ये जो सेक्टर्स हैं उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में। कमोडिटी मार्केट अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा? कमोडिटी मार्केट अगले हफ्ते काफी पॉजिटिव रहेगा। इट विल बी वेरी मच ऑन द ग्रीन साइड एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड एंड टू बुक प्रॉफिट्स। कमोडिटी मार्केट्स में कोई ऐसी न्यूज भी आ सकती है जो उस मार्केट को काफी कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कमोडिटी मार्केट में एक एंट्री पॉइंट भी लेके आ सकता है ये मार्केट अगले हफ्ते। अब बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए अगले हफ्ते। 12th ऑफ दिसंबर इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ये ऐसा दिन है जब आपको काफी प्रॉफिट्स मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपने टारगेट्स मीट होते हुए नजर आ सकते हैं एंड यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स नाउ। 13th of December is again going to be a little controlling or a little powerful in terms of market trades. तो ये दिन भी न्यूमरोलॉजिकली आप काफी अच्छे डिसीजंस लेके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। 14th of December is also very good. 14th of December is very good for daily speculators or traders. 15th of December is good again for the long term investors और मार्केट्स भी काफी स्टेबलाइज्ड हो सकते हैं ऑन द 15th of December एज पर न्यूमरोलॉजी। 16th of December इज नॉट गुड एंड 16th of December को मार्केट क्रैश होने की भी पूरी संभावनाएं है इन टर्म्स ऑफ माय न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन। अब इस हफ्ते इफ यू बिलोंग टू अ नंबर 7 तो आपको मार्केट से बहुत दूर रहना है। नंबर 7 के लिए मार्केट इतना अच्छा नहीं है और आप न चाहते हुए भी कोई ऐसे ट्रेड्स कर लेंगे जिससे आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। नंबर 7 आपको कैलकुलेट करना है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल लेके। सो इफ यू आर born on the 1st of January 2012 तो यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर 7। तो इसीलिए अगर आप नंबर 7 को बिलोंग करते हैं तो प्लीज स्टॉक मार्केट से इस हफ्ते थोड़ा दूर रहिएगा। बाकी सारे नंबर्स के लिए स्टॉक मार्केट काफी न्यूट्रल रहेगा अगले हफ्ते एंड न्यूमरोलॉजिकल इफेक्ट्स विल हैव नथिंग टू डू विथ योर ट्रेड इनटू द स्टॉक मार्केट। चलिए अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आपके सवाल और मेरे जवाब।
आज के हमारे जो पहले व्यूअर हैं उनका नाम है उमेश जी, और उमेश जी ने हमें ये सवाल भेजा है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक लेके रखा है जो फिलहाल प्रॉफिट में है। उनको अपनी शादी जो कि 1 साल बाद है उसके लिए ये फंड में से आई हुई प्रॉफिट्स या ये फंड यूज करना है, तो इन्हें इस फंड को लेकर क्या करना चाहिए। सबसे पहले उमेश जी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ को स्टडी किया है और आपकी शादी 2024 में होने की पूरी संभावनाएं है। 2023 में अगर आपने शादी फिक्स की है तो वो किसी भी रीजन से थोड़ी डिले हो सकती है। रही बात आपके फंड की, देख लेते हैं क्या है। ये फंड से आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा और ये आपको होल्ड करके रखना है जब तक आपकी शादी नहीं आए तब तक। यानी अगर आप एंड ऑफ 2023 को दिमाग में लेके चल रहे हो तो उसके बाद भी मैं इस फंड की होल्डिंग देख रही हूँ। मैं एक चीज ये भी देख रही हूँ कि आपको इस फंड का पैसा सिर्फ 75% विड्रॉ करना पड़ेगा। यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ 25% टू बी हेल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो आपको अपनी शादी के लिए जितने फंड की जरूरत है उतना ही विड्रॉ कीजिएगा, बाकी इस स्टॉक में बना रहने दीजिएगा, आपको और फायदा होगा। आपने ये बहुत सही डिसीजन लिया है और मैं ये भी देख रही हूँ कि समवेयर मिड नेक्स्ट ईयर आप एक और छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, एंड दैट कंपनी विल ऑल्सो बी वन ऑफ द ए लिस्टेड कंपनीज मैं आशा करती हूँ उमेश जी कि आप ढेर सारा पैसा कमाए और आपकी धूमधाम से शादी हो। हमारे जो आज के दूसरे व्यूअर हैं उनका नाम है रामतीर्थ जी, और उनका ये सवाल है कि उन्होंने जुलाई 2022 में एक एसआईपी स्टार्ट की है और उससे उन्हें कितना फायदा होगा। तो देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। रामतीर्थ जी, आपने जो ये एसआईपी स्टार्ट की है वो एसआईपी आपकी अच्छी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी धीरज थोड़ी सी कम हो जाएगी और आप इसको समय से पहले शायद विड्रॉ करना चाहेंगे। आपको इस एसआईपी से जो बेनिफिट है वो 1.5 से 2.5 साल के बाद मिलेगी। अभी फिलहाल इस एसआईपी में ज्यादा रिटर्न्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। मेरी आपको एक एडवाइस है कि ये एसआईपी कंटिन्यू रखिएगा, इसको लोभ में आकर ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने की लालच में बंद ना करें। आपको इससे फायदा ही होगा, लेकिन लगभग 2.5 साल के आसपास। आज के जो हमारे तीसरे व्यूअर है उनका नाम है अर्जुन जी। अर्जुन जी यूएस में सेटल्ड है। उन्होंने ये सवाल मुझे इसलिए पूछा है कि उनको उनके फादर की डेथ के बाद कुछ फंड मिला था जो 7 साल पहले हुआ था। अब ये फंड उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। अब ही इज प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी आउट इन द यूएस एंड ही इज प्लानिंग टू सेल ऑफ दिस स्टॉक्स। तो उनका ये सवाल है क्या उनको ये पूरी अमाउंट या पूरा फंड स्टॉक मार्केट से विड्रॉ कर लेना चाहिए या 50% विड्रॉ करके 50% को यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो एक ऑप्शन भी है। तो देख लेते हैं अर्जुन जी कि आपके कार्ड्स आपको क्या कहते हैं। अर्जुन जी, आप ये पूरी फंड भी विड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज आपका जो प्लान बी है, द रिमेनिंग फंड इन्वेस्ट करने का जो आपका प्लान है वो काफी ल्यूक्रेटिव है या ज्यादा फायदेमंद है। आपके नंबर्स भी मैंने स्टडी की है अर्जुन जी। यू शुड बुक योर हाउस और यू शुड बाय योर एसेट बिफोर जून 2023, बिकॉज जून 2023 से लेके जनवरी 2025 तक आपके जो ग्रह है वो एसेट क्रिएशन में थोड़े से विपरीत एक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आपको जो डिसीजन लेना है वो इन 7 to 8 मंथ्स में ले लीजिए, एंड प्लीज ओन और बुक एन एसेट बिफोर जून 2023। रही बात आपके सवाल की, आप स्टॉक मार्केट में से ये पूरा फंड उठा लीजिए, आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो देखा आपने कि कैसे आपके सवालों के बहुत ही सटीक और क्लियर कट जवाब मिलते हैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है तो प्लीज नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे मुझे लिख के भेजिए। आपके सवाल के साथ आपका नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजना ना भूलें, ताकि मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स को कंबाइन करके आपको सही सही गाइडेंस दे सकूं। तो दोस्तों, ये था फाइनेंस वाणी का आज का एपिसोड। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस एपिसोड से कुछ लाभ होगा और मेरी दी हुई गाइडेंस और आपकी सूझबूझ और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की गाइडेंस को क्लब करके आप अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में काफी मुनाफा कमाएंगे। नमस्कार।